आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान। हमारा पर्यावरण से अध्याय 5 जल के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे तरंगों की। तरंगे कई बार नाम सुना है। ये देखिए, ये समुद्र है और समुद्रों में ही क्या उठती हैं? तरंगे उठती हैं, जिनको वेव्स कहा जाता है या लहरें कह सकते हैं। देखिए, तरंगे या लहरें किस तरीके से, ये जल, इस जल में आप देखिए, समुद्र के जल में ये इस तरीके से है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं। एक बार ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से। तो ये क्या है? इनको ही हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। तरंगे या लहरें भी कह सकते हैं। तो कहाँ है? जलीय राशियों में मौजूद होती हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि जलीय राशियों में लहरें उठती कैसे हैं, उत्पन्न कैसे होती हैं? उसका कारण है पवन। पवन हमने पढ़ा था, हवा जिसमें क्या होती है? गति होती है। हवा जो क्या करती है? ब्लो करती है, चलती है, तो उसको क्या कहेंगे? विंड कहते हैं। तो जब वो विंड है, हवा यहाँ से क्या आई? हवा। और हवा जिस वेग से आई, उसने जल को क्या किया? धकेला। और धकेलने से ही ये वेव्स यानी कि लहरों का उत्पन्न होना प्रमुख कारण है। अब ये देखिए, ये और प्रचंड रूप धारण कर रही हैं। तो ये सभी तो क्या हैं? लहरें हैं या तरंग कह दीजिए। आगे देखते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हैं? नोट कीजिए। अब जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, बात की थी कहां पर? समुद्र की सतह पर, तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे कारण, तो कारण आप क्या बता दोगे? भाई किसके कारण है? पवन के कारण तरंग उत्पन्न होती है। कहां? जलीय राशियों में। जितनी तेजी से पवन बहती है, तरंगे उतनी ही बड़ी होती हैं। हमने देखा, इसकी तुलना में ये क्या है? बड़ी तरंग है। समझ गए? दोनों में अंतर देखा आपने? आगे देखिए। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। देखिए, ये क्या हुआ? उठता है। और ये क्या हुआ? गिरता है। तो उठना और गिरना क्या कह देंगे उसको? उसी को तो क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। समझ आ गया? आगे देखिए। इन्हीं तरंगों में एक तरंग ऐसी है जो काफी तांडव फैलाती है। तांडव मतलब तबाही। तो ऐसी ही समुद्री तरंगों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। खासकर ये जो सुनामी है, ये शब्द सुनामी कौन सी भाषा का है? पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जब स्थलमंडल पढ़ा रहा था उसमें मैंने चर्चा की थी। ये भूकंप के कारण पैदा होती हैं, और जब भूकंप कहाँ आता है? समुद्र के अंदर भूकंप आता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो बहुत विनाशक लहरें होती हैं और वो तट के समीप नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए इनको पोताशय तरंगे भी कहा जाता है, हार्बर वेव्स कहते हैं। तो ये जो शब्द सु है, ये जो सु शब्द है, ये सु शब्द, ये कौन सी भाषा से? जापानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई। नोट कर लें इसको, जिसका अर्थ है पोताशय तरंगे या हार्बर वेव्स कह सकते हैं। ये देखिए, ये हार्बर है, पोताशय है। इस पोताशय पे, हार्बर पे आप ये देख रहे हैं, ये लहरें उठ रही हैं और ये प्रचंड रूप धारण करती हैं और काफी तबाही मचाती हैं। क्योंकि सुनामी आने पर पोताशय क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जापानी लोगों ने इनका नाम क्या रख दिया? सुनामी रखा वहीं से। क्योंकि जापान जो भाग है, हमने पढ़ा था कि वह रिंग ऑफ पैसिफिक में फैला हुआ है, सरकम पैसिफिक रिंग जिसको कहते हैं, और वहाँ पर औसतन साल के 1500 भूकंप के झटके आते हैं। और सुनामी लहरों का उठने के पीछे कारण क्या है? आंतरिक भूकंप आना,
ज्वालामुखी उद्भेदन होना, या कोई अंदर संखरित हो जाए, भाग नीचे धंस जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप लहरों की जो ऊंचाई होती है वो अकस्मात क्या होती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देखिए उत्पत्ति के कारण जिन पे हम डिटेल से अब चर्चा कर रहे हैं, लिखते जाइएगा आप। कारण क्या है? पहला भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार, या जल के नीचे क्या हो जाए, भूसंखलन हो जाए। महासागरीय जल क्या करेगा, अत्यधिक विस्थापित कर जाता है, अपनी जगह से हट जाएगा, और हटेगा तो वो क्या होगा, जल में क्या होगी, उथल पुथल होगी। और वही तो चीज़ है प्रमुख कारण कि जिसके कारण तरंगे क्या होती हैं, ऊंची बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई, 15 मीटर तक की ऊंचाई तक विशाल ज्वारीय तरंगे उठ जाती हैं। 15 मीटर यानी कि आपका जो मकान है उसकी ऊंचाई तक, अब ये देखो कितनी ऊंचाई तक उठ सकती है ना, खतरनाक। ये देखिए, अब इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ये साधारण स्तर था, ये मैंने बात की आपसे, ये वेव्स हैं साधारण, और ये समुद्री स्तर है जल का। अब आप ये देख रहे हैं ये सामान्य स्थिति है, पर जब भूकंप आया, उस भूकंप के परिणाम स्वरूप आप ये देखो कि इनका उठाव कितना हो गया है, देख रहे हो आप परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन है यही तो क्या है, सुनामी है, क्योंकि सामान्य कितना हो गया, ऊंचाई इन लहरों की कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई। क्लियर? आगे चलते हैं। एक प्रमुख सुनामी जो भारत ने वास्तविक पहली बार इस तरीके की सुनामी का सामना किया, इससे पहले कोई ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है भूगोल के अंतर्गत जिसमें हम ये देखें कि इस तरीके कोई सुनामी लहरों से हमारा सामना हुआ। वास्तविकता से प्रभावित इसके क्षेत्र जो थे वो 11 देश इससे प्रभावित थे, 11 देश, और 11 देशों में भारत भी शामिल था। कहाँ हुआ उत्पन्न, उसके ऊपर देखते हैं, अपन बात करते हैं। उत्पत्ति का कारण, दिनांक, तारीख आप याद रखेंगे, 26 दिसंबर 2004। क्लियर? कारण हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रमुख कारण क्या होता है, जब भूकंप कहाँ आता है, समुद्र की नीचे आएगा, ठीक है। और उसका भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ पर था, सुमात्रा। सुमात्रा, जावा, मलाया, ये किसके हैं, जावा, सुमात्रा, मलाया, ये इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं, वहाँ पर आया था। इंडोनेशिया कई द्वीपों का समूह है कि पश्चिमी सीमा पर भूकंप आया था। भूकंप में हमने पढ़ा अधिकेंद्र एक भूकंप मूल होता है जो जमीन के नीचे होता है, और अधिकेंद्र क्या होता है, प्रभावित क्षेत्र होता है जहां नुकसान सर्वाधिक होगा। तो एक और कारण क्या है कि उस समय जो भारतीय प्लेट थी, छोटी छोटी प्लेटें पढ़ी हमने, स्थलमंडल पे प्लेटें होती हैं, वह भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में क्या हुई, टकराई, मतलब कन्वर्ज हुई, इस तरीके से ये आई। और फिर मैंने आपको इसमें बताया था क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, अभिसरण। अभिसरण हुआ इसका, और भारी प्लेट जो होती है वो कहाँ हो जाती है, नीचे शेपित हो जाती है, नीचे धंस जाती है। अब वो नीचे जाएगी तो उतना जल क्या होगा, वहाँ से विस्थापित होगा, और उस विस्थापन के परिणाम स्वरूप ही क्या होगा, लहरों की ऊंचाई बढ़ जाएगी। देखिए, भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे धंस गई, क्योंकि जो भारतीय प्लेट थी, कौन सी, भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट का घनत्व जो था वो घनत्व कैसा था, ज़्यादा था, और ज़्यादा घनत्व की जो प्लेट होती है वो अंदर धंस जाती है। इसका कारण ये भूकंप आया। सुनामी की तीव्रता कितनी थी, तीव्रता किस में मापते हैं, रिक्टर पैमाना हमने पढ़ा, भूकंप का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें रिक्टर एक स्केल बताया था जो 0 से 9 पैमाने को नापता है। अब 9 पैमाने तक नापता है, और ये देखिए इसकी तीव्रता कितनी रिक्टर पैमाने पे थी, 9 ही थी, यानी कि 9 के बाद यानी कि सबसे विनाशक माना गया ये। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई, और जिसकी तुलना आप व्यावसायिक जो एरोप्लेन्स होते हैं, प्लेन्स से उनकी स्पीड को कंपेयर कर सकते हो कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 800 किलोमीटर जाना,
समझ सकते हो, मतलब दिल्ली के 2.5 चक्कर लगाया हो आप इस तरीके से, कितना फास्ट हो गया, तेजी है ना, ये है सुनामी। अब ये उत्पत्ति के कारणों में आप ये जाने, जहां हमने ये देखा कि ये सुमात्रा और इसकी पश्चिमी सीमा भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट आपस में टकराई। ये देखिए, ये 11 देश जो प्रभावित हुए, ये भारतीय प्लेट और इसी के पास यहां पर थी बर्मी प्लेट, ये दोनों आपस में क्या हुई, टकराई। और इसका केंद्र क्या है, ये सुमात्रा है, ये इसका सुमात्रा, सुमात्रा जो है वहां इसका क्या था, अधिकेंद्र था। और ये इसके प्रभावित क्षेत्र, ये आप इंडोनेशिया देखिए, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, सेशेल्स, सोमालिया, ये सब प्रभावित क्षेत्रों में आते थे। और विशेष रूप से भारत का जो आंध्र प्रदेश का नागापट्टनम था, मछलीपट्टनम इलाका है, तमिलनाडु के हैं, केरल तक के जो वहाँ पर मोनोजाइट सैंड की खाने हैं, वहाँ तक जल भर गया था। और विशेष रूप से काफ़ी लोग, लाखों लोग अपने स्थानों से विस्थापित हो गए थे। और विशेष रूप से आपको मैं बताऊं कि अंडमान निकोबार में पूरा का पूरा एक स्कूल आपने पढ़ा, वो डूब गया, पूरा का पूरा। वहाँ का जो पूरा पोर्ट था, सारी चीज़ें जो रहती थी वहाँ पे लोग रहते थे, वो सब तहस नहस हो गए, पूरी तरह ख़त्म हो गए। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, 6 डिग्री 4 पॉइंट इतने मिनट की लोकेशन पर है, 6 डिग्री की लोकेशन पर इसकी स्थिति है, किसकी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया। ये सब इसके परिणाम देखने को मिले। अब आप ये देखिए किस तरीके से ये भाग विश्व के, अगर आप तुलना में इसको देखें तो इस भाग में ये इस तरीके से लहरें पैदा हुई थी। जो अन्य भाग आप देख रहे हैं शांत है, और ये भाग ज़्यादा इसका प्रभावित इलाका, यानी कि अधिकेंद्र वाले इलाके में ज़्यादा नुकसान हुआ था। आगे देखिए, अब सुनामी का प्रभाव पे बात करते हैं। महासागरीय तल लगभग क्या है, 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, दूर हटेगा, क्योंकि धंसा तो विस्थापित होगा। और नीचे की दिशा में क्या हो गया, झुक गया। अभी बात की थी, ये टकरा, भारी प्लेट क्या हुई, शेपित हुई, तो क्या हो गया, नीचे की तरफ झुक गया। इस विस्थापन के निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसकी ओर ही क्या होने लग गया, बहने लग गया। तो आप ये देख रहे हैं जल में क्या आ गई, गति आ गई, वो इधर उधर। तो उसके कारण क्या हुआ, लहरों की ऊंचाई बढ़ी। भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप क्या हो गए, पूर्णतः डूब गए। हमने बात की थी किसकी, इंदिरा पॉइंट की बात की थी, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, 6 डिग्री 4.5 मिनट के पास इसकी स्थिति है। देखिए, लिख लीजिए इसको, भारतीय सीमा का धुर बिंदु, धुर मतलब बिल्कुल आखिरी बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसका नाम है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार आप जानते हैं ना कहाँ स्थिति है। ये जो है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो स्थिति है ये इस भाग की है, इंदिरा पॉइंट। नीचे कितना, 6 डिग्री 4.5 मिनट, इतने पे इसकी स्थिति है, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, जलमग्न हो गया। और बहुत सारे जो नज़दीक के जो तटीय इलाके के द्वीप थे वो सभी जलमग्न हो गए थे, और कई लाखों लोग इससे, उनको अपने जान माल की हानि हुई थी, जीवन से भी हाथ धोना पड़ा उनको। तो ये कई ऐसे प्रकृति के विकराल रूप हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।